यहाँ कैसे आई? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, मैं तो अपने घर में सो रहा था। अरे सो तो मैं भी अपने घर में रहा था। कौन आया मैं? मैं भी अपने घर में सो रही थी, यही पूछ रही हूँ कि हम यहाँ कैसे आए। मैं लाई हूँ तुम्हें यहाँ, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम तीनों अपने अपने घर में सो रहे थे, इसीलिए तुम्हें मैं सपने में ही यहाँ ले आई। पर आप कौन हैं? हमने आपको पहचाना नहीं। मुझे नहीं पहचाना? नहीं। मेरे हाथ में ये तिरंगा और ये तिरंगे की साड़ी देखकर भी नहीं पहचाना? लेकिन आप हैं कौन? काश तुम मुझे पहचानते, पर ये दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे विचारों का है। तुम तीनों भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार हो ना, वामपंथी विचारों के। तुम रोमिला झापर हो ना, और तुम इमरान हसीम, और तुम मुखर्जी साहब। बिल्कुल मोहतरमा, हम तो इतिहासकार हैं, परंतु आप कौन हैं? मैं भारती, माँ भारती। लोग मुझे भारत माता कहते हैं। लेकिन शायद तुमने मुझे नहीं पहचाना। अगर तुम मुझे पहचानते तो मेरे बारे में ऐसी अनवरत बातें ना लिखते। नहीं मैडम, हम तो कभी गलत इतिहास नहीं लिखते। खुद को मार्क्सवादी इतिहासकार कहते हो और कहते हो कि सब सच लिखते हैं। बिल्कुल मोहतरमा, हम मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। हम कभी इतिहास को गलत नहीं लिखते, बल्कि गलत इतिहास को सही करते हैं। मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म तो खुद ही एक वाद है, खुद ही एक इज्म है। और वाद से प्रेरित आदमी इतिहास कैसे लिख सकता है? मेरा मतलब है, लाल चश्मा पहनकर लाल ही तो दिखेगा, कोई और रंग कैसे दिखेगा? पर मैडम, हमें ये तो बताओ कि हमने क्या गलत लिखा? तुमने लिखा कि भारतीय आर्यों के संतान थे, ठीक, लेकिन साथ ही ये भी लिख दिया कि वो विदेश से आए थे, बाहर से आए थे, यूरोप या मध्य एशिया से आए थे। तो क्या गलत लिखा? यही तो सही है। बिल्कुल। अरे मूर्ख हो तुम लोग, लिखने से पहले मुझसे ही पूछ लेते। इस भारत के इतिहास का मुझसे बड़ा साक्षी और कौन है? हमने जो लिखा फैक्ट्स पे लिखा। कैसे फैक्ट्स? मेरे धरती पुत्रों को विदेशी बताने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? क्या फैक्ट्स है तुम्हारे पास? कई सबूत हैं, क्या बताऊं तुम्हें। वो बस आर्यन बाहर से आए थे। तुम्हें इतिहासकार कहने में मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। अरे तुम तो वो हो जो अपने माता पिता से भी अपने माता पिता होने का प्रमाण मांगते हो। अच्छा, तुमने यही लिखा है ना कि आर्यन बाहर से आए, उनका चौड़ा माथा, गौर वर्ण, लंबा कद था। बिल्कुल सच है। तो मुझे ये बताओ, भारत के 95% लोग ऐसे क्यों नहीं हैं? भारत के 95% लोगों का माथा चौड़ा क्यों नहीं है? उनका गौर वर्ण क्यों नहीं है? वो लंबे क्यों नहीं है? वो आपस में सब मिक्स हो गए, इसलिए। बड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले बनते हो और फिर भी अवैज्ञानिक और अतार्किक बातें करते हो। अगर बाहर से आए आर्यन ज्यादा थे और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों में घुल मिल गए थे, तो यहाँ के लोगों में उनके गुण ज्यादा होने चाहिए थे। क्यों भारत के 95% लोग सांवले वर्ण के हैं, गौर वर्ण के क्यों नहीं हैं? अगर भारतीय आर्यनों की संतान है तो यहाँ के लोगों को गौर वर्ण का होना चाहिए था। भारत में एक महापुरुष हुए, श्री राम, जिन्होंने अयोध्या में जन्म लिया। रामायण में लिखा है कि वो सांवले वर्ण के थे, और तुम्हारे मुताबिक आर्यन तो गौर वर्ण के थे। तो श्री राम भी तो आर्यन थे, तो फिर वो सांवले क्यों? श्री कृष्ण भी तो आर्यन थे, लेकिन वो तो गौर वर्ण के नहीं थे, वो तो सांवले थे। इतने सांवले कि उनका नाम ही श्याम पड़ गया। राम
कृष्ण भी तो आर्यन थे, फिर भी वो सांवले क्यों थे? अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी। तुम तो वामपंथी इतिहासकार हो ना? तुम तो ये कह दोगे कि भारत में राम और कृष्ण हुए ही नहीं। ठीक है, मान लिया कि नहीं हुए, लेकिन उन दोनों के बारे में कथाएं भी तो आर्यनों ने लिखी थी ना? इमरान हसीन और प्रोमिला छाबर। ये बताओ कि अगर गोरे आर्यनों ने दो महान चरित्रों राम और कृष्ण की रचना की, तो उनका रंग सांवला क्यों लिखा, गोरा क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि भारत के आर्यन सांवले ही थे और आर्यन विदेशों से नहीं आए थे, वो भारतीय थे। अरे मोहतरमा, और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, अब क्या क्या तुम्हें बताएं? जितने भी फैक्ट्स हैं वो समय के साथ गलत साबित हुए हैं और आगे भी गलत साबित होंगे। अरे मूर्खों, आर्य कोई जाति नहीं थी, ये तो एक शब्द है, संस्कृत का शब्द जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। लेकिन तुम संस्कृत को क्या जानोगे? तुम तो सिर्फ अंग्रेजी को जानते हो। अगर आर्यन विदेशी होते तो वो इस धरती की, नदियों की, गंगा की, हिमालय की, कैलाश की वंदना न करते। वो सब जाने दीजिए, और क्या गलत लिखा हमने? तुमने सिर्फ गलत नहीं लिखा, तुमने गद्दारी की अपनी मातृभूमि से। औरंगजेब ने मेरे धरती पुत्रों पर इतने अत्याचार किए, इतने जुल्म किए, लेकिन तुम मार्क्सवादी इतिहासकारों ने उसे झूठ लिखा। हमारे पास कई सबूत हैं कि औरंगजेब ने ऐसे जुल्म नहीं किए। उसने कुछ मंदिर जरूर तोड़े, पर उसके राजनीतिक कारण थे, नहीं तो उसने कई मंदिरों की मदद भी की थी। वो औरंगजेब इतना भी अत्याचारी नहीं था, ये तो सभी बादशाह करते हैं। हाँ, वो तो आरएसएस वालों ने और हिंदू सोच वालों ने औरंगजेब को बदनाम करके रखा है। बेशर्मी की भी हद होती है। लज्जा नहीं आती तुम्हें? उस जैसे वहशी, जुल्मी और धर्मांत को अच्छा बताते हुए? अरे औरंगजेब ने मेरे धरती पुत्रों के रक्त से मेरी भूमि को रक्त रंजित किया और तुम उसे सही बताते हो? गुरु तेग बहादुर को जबरन मुस्लिम बनाने के लिए उसका सर काट दिया औरंगजेब ने, फिर भी वो सही था। मथुरा और काशी सहित हजारों मंदिर गिरा दिए औरंगजेब ने, फिर भी वो सही था। हाँ इमरान हसीब साहब, आप कहते हैं कि औरंगजेब ने कई मंदिरों को दान दिया और इसके कई प्रमाण भी हैं। हाँ दिया हसीब साहब, जरूर दिया। लेकिन आप बताइए, अगर कोई आपके बच्चों को मार दे, आपकी बेटियों की अस्मत लूट ले और उसके बाद आपको कुछ दान दे दे, तो क्या उसके जुल्म कम हो जाएंगे? आप उसे माफ कर पाएंगे? अरे वामपंथी इतिहासकारों, सुनो, तुम अमेरिका को जुल्मी कहते हो ना कि वो जुल्म करता है, लेकिन अमेरिका भी तो कई देशों की मदद करता है। फिर तुम ही बताओ, वो जुल्मी कैसे हुआ? फिर तो तुम नादिर शाह को भी जुल्मी नहीं कहोगे, क्योंकि उसने दिल्ली में सिर्फ 2 लाख लोगों का कत्ल किया था, बाकी लोगों को तो उसने छोड़ दिया था ना। अरे औरंगजेब ने जो भारत के धरती पुत्रों के साथ अत्याचार किए, जुल्म किए, उसका वर्णन लोग पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। क्यों? औरंगजेब से उनकी कोई खानदानी दुश्मनी है क्या, जो भारत के लोग औरंगजेब को जुल्मी कहते हैं और अकबर को अकबर महान बादशाह कहते हैं? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे छोड़ो औरंगजेब को, और क्या गलत लिखा हमने? तुम लोग कहते हो कि चित्तौड़ की पद्मिनी एक काल्पनिक चरित्र है, अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर कोई जुल्म नहीं किया। बिल्कुल, ये तो मलिक मोहम्मद जासी का काल्पनिक उपन्यास था। अगर अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया होता, तो उस समय के समकालीन लिखने वालों ने कहीं ना कहीं उसका जिक्र जरूर किया होता। और जिसका जिक्र है नहीं, इसलिए ये सब काल्पनिक है। वाह मेरे इंटेलेक्चुअल बेवकूफों, अलाउद्दीन के समय का इतिहास नहीं मिलता जिसमें पद्मिनी का जिक्र हो। अगर पद्मिनी का चरित्र काल्पनिक है, तो फिर मूसा भी काल्पनिक है, ईसा भी काल्पनिक है, रोमन साम्राज्य भी काल्पनिक है। अरे मलिक मोहम्मद जायसी भी तो मुसलमान था, फिर वो अलाउद्दीन खिलजी को खलनायक बनाने के लिए पद्मिनी की कल्पना क्यों करेगा? अरे अलाउद्दीन खिलजी ने भारत के हिंदुओं को 2ym दर्जे का नागरिक बना दिया। मैंने देखा, उसने हिंदुओं के तीर्थ पर
उनके त्योहारों पर, हर बात पर कर लगा दिया। मैंने देखा उसने हिंदुओं को भिखारी बना दिया। मैंने देखा ऐसे घोर अत्याचारी बादशाह के पापों को बचाने का प्रयास करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे वो सब छोड़िए, पर ये बताइए और क्या गलत लिखा हमने? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, ये सब आतंकवादी थे, क्रांतिकारी नहीं। यही लिखा था ना तुमने? हाँ, तो वो तो आतंकवादी थे ही, पर उस समय आतंकवादी का मतलब कुछ और होता था। वह मेरे भारत के गद्दार इतिहासकारों, तुम इतिहास उस वक्त लिख रहे थे या अब लिख रहे हो? मेरी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले मेरे चाहने वालों ने अपने प्राण निछावर कर दिए और तुम उन्हें आतंकवादी कहते हो? और करोड़ों लोगों के हत्यारे माओ और स्टालिन को तुम कामरेड कहते हो, क्रांतिकारी कहते हो? अरे डूब मरो तुम चुल्लू भर पानी में, तुम लोग मातृद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो। ओह, तो समझ गया, तुम भी आरएसएस वाली हो। हाँ, ये भी बवालदारी लगती है। जब कोई तर्क ना मिले तो भारत माता भी भगवाधारी हो गई। तुमने जो झूठा इतिहास लिखा वो तो झूठा रहेगा ही, लेकिन एक दिन तुम्हारा भी सच्चा इतिहास लिखा जाएगा। और उस दिन भारत तुम्हें देशद्रोही और गद्दार करार देगा। चीन और रूस के गुण गाने वालों, मार्क्स, लेनिन और माओ जैसे विदेशियों के स्वदेशी चमचों, भारत और माँ भारती तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। और फिर एक दिन भारत के लोग तुम्हारा मुंह काला करेंगे, तुम्हारी झूठी इतिहासों की किताब की होली जलाएंगे। संभल जाओ, वक्त है, अभी भी समझ जाओ। भारत जाग रहा है, भारत का राष्ट्रभक्त जाग रहा है। संभल जाओ, अब भी संभल जाओ। वंदे भारत।